जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम कंप्यूटर की एक स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं जिसमें 500 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चंस हैं और इनके साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको हैं। ठीक है, इन सभी की प्रैक्टिस आप बढ़िया तरीके से करिए। ये जो क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्टली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, एमपी कांस्टेबल के साथ साथ अगर एसआई के लिए, हाई कोर्ट के लिए, कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर किसी भी एग्जाम में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जिस एग्जाम में अगर आता है उस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले कंप्यूटर की ये सेकंड क्लास है। जिसने अगर पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख सकता है। पहली क्लास में हमने अप्रोक्स 22 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है। हम इस क्लास में आपको अप्रोक्स 50 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर आप लोग कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं और आगे और भी चीजों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर आप वहां से 49 रुपीज से लेकर 79 रुपीज के अंडर में आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है प्रैक्टिस स्टडी। सर्च करिए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उस क्वेरी का रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है सिर्फ 79 रुपीज में, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री दी जा रही है। क्या टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री दी जा रही है 79 रुपीज में। कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों है। अपडेटेड कंसेप्ट भी है, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। कंप्यूटर की अगर आपको एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज लेनी है, अगर आप कोर्स कहीं से परचेस कर चुके हो और सिर्फ टेस्ट लगाना है तो 79 रुपीज में आप कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट लगा सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर एसएससी स्पेशल टेस्ट लगाना है तो 59 रुपीज में आप ये टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, आगे चलते हैं हम। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किस कुंजी, कुंजी मतलब की, किस की के द्वारा एमएस वर्ड में हम लेटर को इरेज करते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज टाइप किया, हम एक से टाइप करते चले गए लेकिन जो लास्ट वाला लेटर है वो गलत हो गया है, या बीच में कोई लेटर गलत हो गया है तो हमें लास्ट से हटाना है, एक एक करके लास्ट से हटाना है। ध्यान रखना, इसमें एक चीज है नोटिस करने की, बाईं ओर से अक्षर को मिटाया जाता है। बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से अक्षर को मिटाया जाता है। 1 2 3 4, मतलब जो लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट की ओर मिटाया जाता है। तो इसमें किस की का यूज किया जाता है? ठीक है, बैक स्पेस, डिलीट, अल्ट या कंट्रोल। इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा आप कि अल्ट और कंट्रोल स्पेशल कीज हैं और बैक स्पेस और डिलीट ये दोनों ही डिलीट का काम करते हैं, लेकिन एक की आपको लेफ्ट टू राइट काम करेगी, एक राइट टू लेफ्ट काम करेगी। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि लेफ्ट की तरफ कौन सी कीज मिटाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। बैक स्पेस लेफ्ट की तरफ मिटाता है। ठीक है, चलिए, और डिलीट क्या करता है आपका, लेफ्ट से राइट की तरफ आपका जो भी वर्ड होंगे उन सभी को मिटाता हुआ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल यूज टू कंट्रोल सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। वह प्रोटोकॉल जो सिक्योर डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब विथ सिक्योरिटी, आपका जो डेटा है वो सिक्योरिटी के साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, तो उसके लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? ठीक है, किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? एसएमटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस या टीसीपी/आईपी? बताइए, किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? एसएमटीपी का यूज करेंगे, एचटीटीपी का यूज करेंगे, एचटीटीपीएस का यूज करेंगे या टीसीपी/आईपी? चलिए समझते हैं। पिछली क्लासेस में हमने प्रोटोकॉल का ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। प्रोटोकॉल से ईमेल प्रोटोकॉल से आया था कि ईमेल के अंदर अगर हमें ईमेल भेजना होता है तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं।
तो ईमेल भेजने के लिए हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी के अंदर काम कैसे करता है ये प्रोटोकॉल, देखिए सबसे पहले एक यूजर कोई ईमेल लिखता है, सर्वर के अंदर वो ईमेल जाता है। ठीक है, एसएमटीपी के थ्रू दूसरे जो क्लाइंट सर्वर है जहां ईमेल जाना है उसके थ्रू यह उसके सर्वर में पहुंचेगा और फिर वहां से उस यूजर तक ये जो ईमेल है वो पहुंच जाएगा। ये काम करता है एसएमटीपी, मतलब एक यूजर का डेटा विथ सिक्योरिटी के साथ में ट्रांसफर करता हुआ दूसरे यूजर तक पहुंच जाता है। वो कौन है, एसएमटीपी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जो आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, लेकिन इसके साथ में क्या है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये किसी भी तरह का डेटा प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर एचटीटीपी के साथ में अगर एस लगा हो तो ये प्रोवाइड करता है कि आपका डेटा सिक्योर तरीके से आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, टीसीपी आईपी एक आईपी एड्रेस होता है जिसके जरिए आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं या सर्वर से कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि कंट्रोल सिक्योर ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो डेटा को ट्रांसफर करता है सिक्योरिटी के साथ में, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एचटीटीपी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम डेटा एलिमिनेटर को उसके आकार के आरोही क्रम में दर्शाता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग शो द डेटा एलिमेंट्स, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को बढ़ते क्रम में बताइए कि सबसे पहले छोटा डेटा, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा डेटा। तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपके पास डेटा होता है, तो डेटा से पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो डेटा के लिए सबसे मिनिमम जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है आपका कैरेक्टर्स का, कि आपके बिना कैरेक्टर्स के आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी वर्ड नहीं लिख सकते। सबसे मिनिमम चीज क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर्स के बाद फिर आता है आपका फील्ड, किस फील्ड से रिलेटेड डेटा है। फिर आता है आपका रिकॉर्ड, जो डेटा आपका किस फील्ड से है, वो डेटा रिकॉर्ड में है कि नहीं है। फिर उसके बाद आता है फाइल, जो हमने रिकॉर्ड बनाया है उसकी क्या हमने फाइल बनाई है। ठीक है, फाइल के बाद क्या हमने डेटाबेस में अपलोड किया है। ठीक है, तो ये रहता है कि हमारा जो डेटा एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में सही क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्यों, सबसे पहले हमें मिनिमम चीज जरूरत पड़ती है कैरेक्टर। कैरेक्टर से हम बनाते हैं वर्ड, वर्ड से हम बनाते हैं टेक्स्ट। अब जब टेक्स्ट बन गया तो फिर टेक्स्ट के बाद हम ये समझते हैं कि वो डेटा किस फील्ड से रिलेटेड है। फिर हम फील्ड को सिलेक्ट करते हैं जिससे हम डेटा का अलग डिफाइन कर सके, ये डेटा इस फील्ड का है, ये डेटा इस फील्ड का है। फिर डेटा जो फील्ड से रिलेटेड है उसका हम रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक फाइल क्रिएट करने की। अब फाइल क्रिएट हो गई, तो फाइल क्रिएट करने के बाद हम उस डेटा का क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यही हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है। विच इज इंडिया फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इनमें से बताइए। प्रत्युष, परम, i7 या अनुपम। देखिए परम भी आपका एक सुपर कंप्यूटर है, प्रत्युष भी सुपर कंप्यूटर है, अनुपम भी सुपर कंप्यूटर है, i7 के बारे में अभी जानकारी नहीं है।
तो वो भी सुपर कंप्यूटर हो सकता है। लेकिन भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स में मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ में हो सकती हैं, लाखों करोड़ों कैलकुलेशन को एक साथ में करने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्युष इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि वह क्रियाकलाप किया जा रहा है? मतलब कि कौन से जो सिग्नल्स हैं जिनकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज, मैक ओएस या फिर हमारे मोबाइल में एंड्रॉइड, तो उनको ये पता लगता है कि काम किया जा रहा है। किन सिग्नल से पता लगता है? इनफॉर्मर सिग्नल से, इवेंट से, हैंडलर से या इंटरप्ट से? बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरप्ट सिग्नल से। कि जब अगर कोई सिग्नल सीधी रास्ते से अगर जा रहा है, बीच में अगर कहीं भी कोई भी काम होता है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल इंटरप्ट होगा। अगर सिग्नल इंटरप्ट हुआ है तो डिवाइस को मालूम चल जाएगा कि यहां पर काम हुआ है या काम हो रहा है। ठीक है, तो इंटरप्ट सिग्नल से उसको मालूम चल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई ना कोई एक्टिविटी काम हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसके उदाहरण हैं? कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर या प्रिंटर? किसके उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर किसके उदाहरण है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक प्रीवियस क्लास में भी हम कर चुके हैं कि वहां पर पूछा गया था कि अगर हम पाउडर जो इंक होती है, ठीक है, कार्बन जो इंक होती है, उसका इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा पेजेस किस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में, किस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं? चलिए इसका आंसर भी हम समझते हैं। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट और लेजर, ये सभी प्रिंटर के उदाहरण हैं। ठीक है, किसके उदाहरण है? प्रिंटर के उदाहरण है। प्रिंटर, मॉनिटर, ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, स्पेशल कीज कितनी होती हैं, कौन कौन सी स्पेशल कीज होती हैं, फंक्शन की कितनी होती हैं, फंक्शन कीज का काम क्या क्या होता है, F1 का काम क्या है, F2 का काम क्या है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कीबोर्ड से आपके रिलेटेड हैं, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सबसे ज्यादा कार्बन इंक का यूज करके प्रिंट किया जाता है, सबसे ज्यादा पेजेस, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से यूज कर सकते हैं लेजर प्रिंटर की अपेक्षा, क्योंकि लेजर प्रिंटर कंप्लीटली प्रिंट करता है अक्षर को और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट के रूप में प्रिंट करता है। तो डॉट के अलावा जो स्पेस बचता है उसको वो नेक्स्ट इंक में यूज कर लेता है, नेक्स्ट पेज प्रिंट करने में उसकी स्पेस बच जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मेल मर्ज का विकल्प मौजूद होता है? अब आप एक चीज सोचिए, मेल मर्ज ये कहां पर मिलता है? ये मिलता है आपको एमएस ऑफिस के अंदर। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर ये मेल मर्ज मेन्यू आपका मिलता है। अब ये पूछ रहा है कि किस मेन्यू के अंदर होता है। आपके पास अलग अलग एमएस ऑफिस में 7 से लेकर 9 तक आपके मेन्यूज होते हैं। एमएस ऑफिस 2007 में 7 मेन्यू होते हैं, 2010 से लेकर 2021 तक अभी 9 मेन्यूज होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एड ऑन करें तो मेन्यूज बढ़ जाते हैं।
ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2007 में कितने मेन्यू हैं, तो 7 मेन्यू हैं। 2010 के बाद जितनी भी एमएस ऑफिस आई उनमें 9 मेन्यूज है। ठीक है। अब पूछा जाता है कि जो मेल मर्ज का ऑप्शन है वो किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू या टूल। तो ध्यान रखिए, जितने भी आपके एक्स्ट्रा टूल्स के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, मतलब जो दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं, वो सारे आपके टूल्स के अंदर मिलेंगे, जहां पर आपका एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर से वर्क करना है, तो वो सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे, आपके टूल्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट राइट। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, बताइए। सिम, एज, एलटी, डीएसएल। तो बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं, सिम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन है एज, एनहेंस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। ये भी आपका बिल्कुल सही है। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपके पास 3 सही मिल गए तो जो लास्ट में बचा हुआ है वही आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज नॉट राइट। तो कौन सा हो जाएगा, एल टी इज द आंसर। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो हमने पढ़ा नहीं है, तो टॉपिक ही हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें ऑप्शंस हमने कुछ पढ़ रखे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास कितने ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शंस आते हैं। अब हमें उस क्वेश्चंस को करना है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं इसको भी। देखिए, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हम एक एक करके उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन आया जो एमएस वर्ड से रिलेटेड है, हमें मालूम है ये एमएस वर्ड से है, लेकिन टॉपिक है हमारा दूसरा, जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका टॉपिक दूसरा है। तो हम क्या करेंगे, वर्ड वाला एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। 3 ऑप्शन में से एक दो और हटाने की कोशिश करेंगे जो हमें आते हैं। नहीं आते तो बात अलग है, अगर हमें आते हैं तो हमें जो आता है उस ऑप्शंस को रिमूव करते जाइए। जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर होगा उस क्वेश्चन का। अगर हमारे पास 50-50 चांसेस है तो आप मोस्टली ऐसा ऑप्शन टिक कीजिए जो हमने कभी ना पढ़ा हो, वही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर ये जो कोड रहता है ये क्या है, ठीक है। ये जो कोड है 198.78.41.0 क्या है, देखिए इस तरीके का कोड अगर आपको कहीं भी दिया जाता है तो ये कोड रहता है आईपी एड्रेस। क्या रहता है, आईपी एड्रेस। किसी भी यूजर के कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस, किस कंट्री में वो यूजर है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट चला रहा है और किस जगह पर बैठा है, उसका यह एड्रेस होता है। इसी से किसी भी यूजर को ट्रेस किया जाता है कि हमारे पास अगर आईपी एड्रेस है तो हम ये बता सकते हैं ये उस कंट्री के, उस स्टेट के, उस प्रोवाइडर के, उस एरिया का कोड है। तो हम उस यह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी यूजर किस एरिया के अंदर बैठा हुआ है और वहां से चीजों को ऑपरेट कर रहा है। ये सब हमें किससे पता लगता है, आईपी एड्रेस से पता लगता है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है
ये किस क्लास का एड्रेस है। ठीक है, ए क्लास का एड्रेस है, बी क्लास का, सी क्लास का या डी क्लास का। अब इनमें भी क्लासेस होती है, अलग अलग क्लास का जो एड्रेस होता है वो अलग अलग कंपनियां ऑपरेट करती हैं, गवर्नमेंट अलग ऑपरेट करती है, यूजर अलग क्लास का ऑपरेट करते हैं। इससे ये रहता है कि आपको पता रहता है कि ए क्लास का यूज कौन कर रहा है, बी क्लास का यूज कौन कर रहा है। तो ये जो आपका आईपी एड्रेस है, ये सी क्लास का एक नेटवर्क आईपी एड्रेस है। ठीक है, क्या है, सी क्लास का एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ट्रू फॉर मिडी। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर मिडी। सभी विंडोज एक सिंगल विंडोज के नीचे होती हैं। ऑल विंडोज आर यूज अ सिंगल विंडो एक्सपेक्ट मॉडल विंडो। हो सकता है, आगे और चेक करते हैं। विंडो एक दूसरे से अलग होती है। जब भी हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई ना कोई विंडो यूज करते हैं, तो हर एक विंडो एक दूसरे से अलग होती है, नहीं होती। मोस्टली विंडोज में सारी चीजें कॉमन होती है ना। अगर हम एक ही कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बहुत सारे, तो आपको इंटरफेस सेम मिल जाएगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों, ये भी नहीं हुआ, तो बी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब आता है ए और डी, क्योंकि इसमें नन हो गया और ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, ऑल विंडोज आर अंडर अ सिंगल विंडो। अगर हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते जाते हैं, तो सबसे ऊपर जो विंडो होती है ना, उसके नीचे ही तो सारी विंडो होती है ना, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक विंडो प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है जो इस्तेमाल में आया ही नहीं या कंपनी ने बनाया ही नहीं। बताइए कौन सा वर्जन है, इसके बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज 9, क्योंकि विंडोज 9 नहीं आई, विंडोज 10 एक्सपी विस्टा है, विंडोज 7 आई है, विंडोज 8, 8.1, 10 और 11। ठीक है, ये विंडोज के वर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने विश्व का पहला लैपटॉप बाजार में उतारा। ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट लैपटॉप को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इप्सन इज द राइट आंसर, जिसने पहला लैपटॉप मार्केट में निकाला था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज मेलिंग एटिट्यूड। बताइए क्या सही आंसर है। बताइए क्या आंसर है। देखिए, मेलिंग शिष्टाचार मतलब एक परफेक्टली मेल अगर लिखा जाता है तो निम्न में से कौन सा है। ध्यान से देखिए, ऑल कैप्स का अति प्रयोग, गलत। अगर हम ऑल कैप्स का प्रयोग करेंगे तो हमें मेल बहुत ही बेकार लगेगा, क्योंकि सारे अक्षर कैपिटल्स लेटर में होंगे, अच्छा नहीं माना जाएगा। उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग, हाई प्रायोरिटी, नहीं, हमें मेल लिखना होता है तो मेल में जो प्रायोरिटी होती है वो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, नो, ज्यादा प्रयोग क्यों करेंगे हम रिप्लाई ऑल को। जिसको हमें रिप्लाई देना है सिर्फ हमें उसी को तो रिप्लाई देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षिप्त और उचित विषय। पर्टिकुलर
और डिटेल्ड जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं उसी के आधार पर डिफाइन होता है कि सामने वाला हमारे मेल को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर है? इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर कौन सा है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक का मतलब है कि आपका जो एक समझते हैं कि डायरेक्ट फोटोकॉपी के रूप में अगर वो प्रयोग करता है सबसे ज्यादा, और कंप्लीटली जैसे समझते हम जिस तरीके से उसका प्रिंटर है सबसे ज्यादा रूप में कॉपीज को प्रिंट कर सके, सबसे फास्टली कॉपीज को प्रिंट कर सके, तो ऐसा कौन सा है वो प्रिंटर? ध्यान रखिए। देखिए, इंकजेट एक इंक के आधार पे काम करता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स डॉट के आधार पे काम करता है। अब इसमें एक चीज और है, इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक मतलब जैसे ही उसने इलेक्ट्रिकली फोटो को कन्वर्ट किया किस में, इंक के थ्रू प्रिंट करने में, लेकिन इंकजेट भी करता है, बट ये इंक को एक एक करके प्रोवाइड करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इंक को एक बार में ही एक पेज को प्रिंट करता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स डॉट के थ्रू प्रिंट करता है, जैसे डॉट के थ्रू कोई डिजाइन बनाना है तो डेजी व्हील डेजी व्हील के अंदर एक व्हील लगा होता है जिसके अनुसार चीजें प्रिंट होती हैं, ठीक है। चलिए, ईमेल द्वारा यूजर को एक लिंक पर क्लिक करने और उसके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है, क्या कहलाता है? इज जनरली सेंट बाय ईमेल आस्किंग यूजर टू क्लिक ऑन लिंक, एंटर देयर पर्सनल डेटा। क्या होता है जरा बताइए इन सभी में से? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा फिशिंग अटैक। डॉस अटैक किसी वेबसाइट पर अगर अटैक करना है, किसी एप्लीकेशन पर अटैक करना है, तो वो होता है डॉस अटैक। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है, क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए। कोई भी अटैक हो, कोई भी मेलवेयर हो, वायरस हो, उसे सिक्योर करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज किया जाता है। और यहां पर क्या पूछ रहा है कि ईमेल के अंदर यूजर को किसी लिंक पे क्लिक करना, तो ये होता है फिशिंग अटैक। मतलब इसमें कोई फर्जी ईमेल भेजा जाता है और उसमें बोला जाता है कि अपना डिटेल भरिए और इस लिंक पर जाकर, ठीक है, तो वो क्या रहता है? आपका फिशिंग अटैक रहता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क के द्वारा कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रयुक्त किया जाता है? विच सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द नेटवर्क? किस नेटवर्क के जरिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है? क्या सही आंसर हो जाएगा? अभी हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कौन सा नेटवर्क है जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज करता है और कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं यूज कर रहा। बताइए। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फायरवॉल, क्योंकि एचटीटीपी के साथ में अगर एस लगाया जाए तो ही वो सिक्योर रहेगा। ऊपर नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा? फायरवॉल इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा उपकरण नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर? निम्न में से कौन सा उपकरण नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाता है? देखिए, रिपीटर का काम क्या है? रिपीटर का काम ये है कि हमारे डेटा की रेंज यहां तक है, इंटरनेट की रेंज यहां तक है, तो हम इसको डेटा को यहां पे हमें पहुंचाना है, तो यहां एक रिपीटर लगा दिया जाएगा जो इतनी रेंज और बढ़ा देगा कि हमारा जो सर्वर से डेटा है वो हम तक पहुंच सके।
बस किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, किसी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक ले जाना ही बस का काम होता है। फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना काम किसका होता है? फायरवॉल का काम होता है। अब राउटर है, राउटर डेटा पैकेट्स को आगे भेजता है। जैसे हमारे पास राउटर लगा हुआ है वाईफाई का, तो वो डेटा पैकेट्स को भेज रहा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और डेटा को कलेक्ट करके आप तक डेटा पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके जरिए पहुंचाया जा रहा है? राउटर के जरिए। सही आंसर हो जाएगा आपका राउटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा उपकरण ठोस अवस्था संग्रहण उपकरणों का एक उदाहरण नहीं है? Which of the following device is not example of solid state storage? क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए? देखिए, सबसे पहले आपके पास हम एलिमिनेट करते हैं चीजों को। नॉट पूछ लिया तो सभी तो होगा नहीं, पहला खत्म, तीन बचे। अब पूछ लिया सॉलिड क्या क्या होता है? स्मार्ट कार्ड, जो मेमोरी कार्ड होता है ना, सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब जो एसएसडी, एसएसडी होती है क्या? एसएसडी के रूप में हमारा जो फोन है, फोन के अंदर छोटी सी चिप होती है, उसके रूप में डेटा स्टोर होता है। तो स्मार्ट कार्ड भी नहीं हुआ। फ्लैश मेमोरी, आईसी चिप्स आती है ना, हार्ड होती है, जिसके अंदर एक बार डेटा भर दिया, फिल हो गया, डेटा वापस डिलीट नहीं कर सकते। बचा क्या? डीवीडी रोम। डीवीडी रोम के अंदर हम डेटा को हार्डली स्टोर नहीं कर सकते। समझ में आया? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डीवीडी रोम इज द राइट आंसर। एमएस एक्सेस 2010 में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? बताइए। एमएस एक्सेस, अब इसी के अंदर ही इसी का आंसर छिपा हुआ है। देखिए, एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसी के साथ साथ एक्सेस भी होता है, जिसके अंदर हम डेटाबेस स्टोर करते हैं। क्या? डेटाबेस बनाते हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस का पार्ट है। अब पूछ रहा है 2010 के अंदर इसका एक्सटेंशन क्या है? तो ध्यान से देखिए, एक्सेस, ए डबल सी, तो यहां क्या लगा है? ए डबल सी इज द राइट आंसर। एक्सेस का ही एक्सटेंशन क्या है? एक्सेस, एक्सेस डीबी। क्या किया जा रहा है? एमएस एक्सेस के अंदर हम डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं। डेटाबेस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डीबी। किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं? एक्सेस के अंदर। तो ए डबल सी डीबी। ठीक है, यही क्या हो गया? इसका एक्सटेंशन हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? बताइए, किस तरीके से हम एमएस विंडो 10 में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं? किस तरीके से बताइए। सेटिंग्स के अंदर जाकर, ऐप सर्विस के अंदर, कंट्रोल पैनल में जाकर, प्रोग्राम फीचर के अंदर, या बोथ ऑफ द एबव, या टास्क बार? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल एक्सेस सेटिंग के द्वारा, दोनों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द एबव। दोनों के द्वारा हम डेटा को, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो 10 में, विंडो 11 में। ठीक है, चलिए। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक दूसरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? बताइए। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये तीनों ही मशीनी लैंग्वेज को प्रोग्राम लैंग्वेज में, प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर। लेकिन यहां पर पूछा गया है, एक बार में ही प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, कौन सा है? बताइए।
इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर इज द राइट आंसर, क्योंकि कंपाइलर ही एक बार में पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कमांडर कमांड प्रोवाइड करता है। सिम्युलेटर सिम्युलेट करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एएफ सिग्नल और आरएफ सिग्नल को मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? बताइए। एएफ सिग्नल और आरएफ सिग्नल को दोनों को मिलाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, ऑसिलेशन या प्रवर्धन? अब देखिए, अगर हमें किसी को मिक्स करना है तो हम एम्पलीफाई तो नहीं करेंगे ना। तो पहला हमारा ये भी खत्म, ऑसिलेशन ये भी खत्म। अब हमारा बचा मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन काम क्या करता है? डिमॉड्यूलेशन काम करता है किसी भी पैकेट को ओपन करने का। मॉड्यूलेशन काम करता है मिक्सिंग का। ठीक है, मॉड्यूलेशन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर। और डिमॉड्यूलेशन कोई भी डेटा पैकेट है उसको अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करना, डिमॉड्यूलेट करना। मतलब अगर मशीनी लैंग्वेज है उसको हमें हमारी समझने आने वाली भाषा में बदलना, वो काम रहता है डिमॉड्यूलेशन का। रूलर बार के प्रयोग से आप एमएस वर्ड में क्या समायोजित कर सकते हैं? जो रूरल बार होता है वह क्या एडजस्ट कर सकता है? बताइए। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, टेक्स्ट या इंडेंटेशन? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रूरल बार के अंदर हम इंडेंटेशन को, इंडेंटेशन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट या पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग दी जाती है, इंडेंट। जैसे हमारे पास दो तरीके से इसमें काम होता है। ठीक है, पहला काम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग देना, या फिर जो स्टार्टिंग में स्पेस दी जाती है, उन दोनों में से कोई ना कोई एक है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा जरूर। इससे क्वेश्चन आते हैं इंडेंटेशन से। और जो रूरल बार के अंदर जो एमएस ऑफिस में जो भी टूल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पीडीए का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पर्सनल डिजिटल अडेप्टर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, प्रोसेस डिजिटल एंड एनालॉग, पर्सनल ड्राइवर असिस्टेंट? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। मैं आपको एक दो, जैसे जैसे ही हमारे ये 500 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें हम जो क्वेश्चंस कर चुके होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन हमें बताऊंगा कि ये क्वेश्चन हम इस क्लास में किया था, वो क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा गया है। मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम को उठा के क्वेश्चन नहीं लिए। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम से पहले के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और इन्हीं से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है आपका, एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए स्पेशल कुंजी कौन सी है? क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए? कंट्रोल सी का हम यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। कंट्रोल एंटर का यूज करते हैं हम उस जो टेबल है उसके दूसरे बाहर निकलने के लिए या उसके अंदर एंटर करने के लिए। कंट्रोल पेज अप का यूज करते हैं हम पेज को ऊपर करने के लिए, दूसरे पेज में जाने के लिए। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? कंट्रोल स्पेस बार का यूज करते हैं हम किसी भी एंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, चलिए। किसी प्रोग्राम में त्रुटि हटाने को कहा जाता है? अगर कोई भी प्रोग्राम है जिसके अंदर अगर हमें कोई भी त्रुटि हटानी है, एरर को हटाना है, तो क्या कहेंगे? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रबल शूटिंग, एरर हैंडलिंग, डिबगिंग या पैचिंग?
बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि एरर को फाइंड करना। ठीक है, एरर को फाइंड करना क्या होता है, ट्रबल शूटिंग। एरर हैंडलिंग मतलब क्या एरर आ रही है उसको हैंडल करना किसका काम होता है, एरर हैंडलिंग का काम होता है। डीबगिंग का काम होता है कि हमारे पास अगर कोई भी एरर आ रही है ट्रबल शूट करने के बाद, तो हम उस त्रुटि को हटाने का काम करेंगे किसके द्वारा, डीबगिंग के द्वारा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीबगिंग इज द राइट आंसर। अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में एफटीपी से क्या तात्पर्य है। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, इसका फुल फॉर्म भी आपको बता चुका हूं। क्या है इसका सही आंसर, बताइए। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, क्या है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल काम करता है सर्वर से यूजर तक डेटा को पहुंचाने का, मतलब यूजर और डेटा को, यूजर और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है प्रोटोकॉल। अब एफटीपी पूछा रहा है तो इसमें क्या है, एफ से मतलब है फाइल, टी से मतलब है ट्रांसफर। सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यही कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये रहा आपका 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है, सब स्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक या रेगुलर। बताइए क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड के अंदर सबस्क्रिप्ट मौजूद होता है, बोल्ड भी मौजूद है, इटैलिक भी मौजूद है, रूल रेगुलर मौजूद नहीं है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली क्लास में जहां से हम अप्रोक्स 50 टू 80 क्वेश्चंस का हम कवर करेंगे। ठीक है, 50 टू 80 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतनी जो हमने दो क्लासेस आपको करवा चुके हैं दोनों को पढ़ लीजिए कंप्लीट डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी गई है जहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी एप्लीकेशन में दिक्कत आती है तो जाके मैसेज कीजिए, हम उसको रिप्लाई देंगे। और जो भी आपको टेस्ट से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आपको अगर आपको किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाना है, उससे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज आपको फ्री दी जा रही है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज सिर्फ 79 में, कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं 79 में, एसएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज 59 में, कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम 79 में, जिसके अंदर कंप्लीटली टेस्ट सीरीज फ्री है। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ कोर्स लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज के अंदर आप कोर्स ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के साथ में 79 में। कहाँ से मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाके आपको प्रैक्टिस स्टडी सर्च करना है, वहां से आपको ये इंटरफेस मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का, डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस स्टडी ऑफिशियल इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ और नई चीजों के साथ। तब तक आप पढ़िए।